तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उचित ही कहा कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा एवं भरोसे की कमी से संबंधित हैं और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। हालांकि उनके इस संबोधन को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी सुन रहे थे, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं कि वह भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं से सहमत होंगे। वैसे भी वह अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे को गुलामी की जंजीरों का टूटना बता रहे हैं और दुनिया भर से यह कह रहे हैं कि उसे तालिबान की अंतरिम सरकार का साथ देना चाहिए। भले ही चीन ने पाकिस्तान की तरह तालिबान की पैरवी न की हो, लेकिन यह जग जाहिर है कि वह अफ़गानिस्तान में उसके कब्जे को अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। इसकी भरी पूरी आशंका है कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में भारत की भूमिका कम करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। चीन भले ही शंघाई सहयोग संगठन के जरिए मेल मिलाप की बातें करता हो, लेकिन भारत के प्रति उसका रवैया कुल मिलाकर शत्रुतापूर्ण ही है। वह लद्दाख में अपने अतिक्रमणकारी रवैये का परित्याग करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत की ओर से बार बार यह कहे जाने के बाद भी वह सीमा पर यथास्थिति कायम करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा कि ऐसा किए बगैर दोनों देशों के संबंध पहले जैसे नहीं होने वाले। इन हालात में भारत को इस पर विचार करना ही होगा कि शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंच उसके हितों की पूर्ति में कितना सहायक है। चूँकि इसमें संदेह है कि चीन आपसी सहयोग के मंचों का इस्तेमाल क्षेत्र के देशों के बीच मैत्री भाव बढ़ाने और एशिया में भारत की वाजिब भूमिका को स्वीकार करने में करेगा। इसलिए भारतीय नेतृत्व को यह देखना होगा कि कैसे क्वाड जैसे संगठन अपनी सक्रियता बढ़ाएं। भारत को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से आकार लेने वाले गठबंधन आकस के प्रति भी न केवल दिलचस्पी बढ़ानी होगी, बल्कि उससे सहयोग भी कायम करना होगा। इसलिए और भी क्योंकि इस नए बने गठबंधन का एक उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा चीन से ही है। क्वाड का मकसद भी चीन के प्रति अतिक्रमणकारी रुख का जवाब देना है। अब ऐसे ही एक और संगठन का आकार लेना भारत के हित में है, लेकिन बात तब बनेगी जब ये संगठन चीन को काबू करने के लिए वास्तव में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी में छात्रा से दुष्कर्म व हत्या के एक पुराने मामले में विवेचना में देरी पर हाई कोर्ट के गंभीर रुख ने पुलिस की कार्यशैली को आईना दिखाया है। यह कितना दुखद है कि एक परिवार अपनी बेटी के हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और विवेचना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। यह कोई एक मामला नहीं, ऐसे हजारों हैं।
जो लचर विवेचना की वजह से ही फाइलों में बंद हैं। तय है कि इनमें कुछ मामले ऐसे होंगे जिनकी पड़ताल की जाए तो पुलिस और अपराधियों की दुरभिसंधि भी सामने आएगी, क्योंकि विवेचना लंबित होने की एक अहम वजह यह भी होती है। विवेचनाओं का लंबित होना न सिर्फ आरोपितों को अपने बचाव का अवसर प्रदान करता है, बल्कि न्याय की राह में एक बड़ा रोड़ा भी है। वस्तुतः यह पुलिस की प्रवृत्ति में शामिल हो गया है कि वह उन्हीं मामलों की विवेचना पर ध्यान देगी जिनके लिए ऊपर से दबाव हो या मीडिया उसे उछाल रहा हो। जांच के प्रति उदासीनता का आलम सिर्फ इस तथ्य से ही समझा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ के 40 थानों में ही 5,950 मामले अभी लंबित हैं। दुष्कर्म के मामलों में ऐसा होना तो बहुत ही दुखद है। हाई कोर्ट ने इसी वजह से दुष्कर्म के मामलों की विवेचना के लिए 2 माह की समय सीमा तय की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि समय सीमा तय करके जांच पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाए तो कोई भी प्रकरण न्यायालय तक पहुंचने में विलंब नहीं होगा और पुलिस महकमे की छवि भी उजली होगी। यह तथ्य भी सही है कि अधिकांश मामलों में पुलिस CRPC की धारा 173 का पालन नहीं करती, जिसमें विवेचना को जल्द पूरा करने की बात कही गई है। विवेचना में गति लाने के लिए ही बहुत पहले कानून व्यवस्था और जांच के लिए थानों में अलग अलग बल निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया जा सका।